बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 से ऑनवर्ड वो डिस्कस करेंगे। जबकि इसके पार्ट 1 में मैं फ़र्स्ट 5 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमसे कहता है कि हमारे पास एक पाइप है जिसके दो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं, A1 और A2, और साथ में हमें इसी पाइप से फ्लो होने वाला वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी दे रखा है, विच इज़ 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करना है दोनों एरियाज़ ऑफ क्रॉस सेक्शंस में से इसकी स्पीड, और सेकेंड पार्ट में हमने इन्हीं दोनों एरियाज़ ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। सिनेरियो कुछ ऐसा है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप A1 कंसीडर कर लें, जबकि इस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप A2 कंसीडर कर लें। तो A1 में से फ्लूइड की स्पीड होगी V1, जबकि यहाँ पे प्रेशर होगा P1, और A2 में से फ्लूइड की स्पीड होगी V2, जबकि यहाँ पे प्रेशर होगा P2। हमारे पास गिवन डाटा में A1 की वैल्यू भी गिवन है, A2 की वैल्यू भी गिवन है, साथ में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी दे रखा है। हमने फाइंड आउट करना है V1, V2 और साथ में इन्हीं का प्रेशर डिफरेंस। पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। V1 हमने कैलकुलेट करनी है। आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वो बेसिकली हमारे पास एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट इज़ डेल्टा V बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू AV। हमने जो है वो V1 के लिए कंसीडर कर लेना है कि डेल्टा V बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू A1 V1। यहाँ से इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें फॉर द वैल्यू V1। तो सिंपल स्टूडेंट्स, आपने डेल्टा V बाई डेल्टा टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसको जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटी की पावर, चूँकि ये प्रीफिक्सेस का रूल है कि जो बाहर यूनिट पे पावर होती है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो आप क्या करेंगे कि जब 10⁻⁻² को लिखेंगे सेंटी की जगह, तो ये फिर पावर मीटर स्क्वायर वाली इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। लिहाजा हमारे पास ये 25 इंटू 10⁻⁻² के बजाय -4 लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल इसको जो है वो आप V1 के लिए सॉल्व कर लें, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है फॉर द वैल्यू V1, विच इज़ विच कम्स आउट 2 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे V2 के लिए। सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे हम एरिया क्रॉस सेक्शन A2 का इस्तेमाल करेंगे और V2 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है वो भी आ जाएगी V2। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के लिए हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो पाइप के दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं, इनके हाइट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट कि ये पाइप एक लेवल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा H1 H2 के बराबर होगी और हमारे पास हाइट का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपके पास जो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है इसको आप सिंप्लीफाई कर लें फॉर द प्रेशर्स। इक्वेशन की राइट हैंड साइड से मैं ये P2 वाली टर्म को उठा के इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा। P1 माइनस P2, जबकि बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको मैं 1/1 उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 1/2 रो V वाली टर्म्स मैंने एक साथ लिख दी और रो GH वाली टर्म्स मैंने एक साथ लिख दी। इस टर्म से 1/2 और रो कॉमन हो गया, अंदर मेरे पास ये फैक्टर्स बच गए, प्लस यहाँ से रो और जी कॉमन हो गया, अंदर मेरे पास H2 माइनस H1 बच गए। अब चूँकि हमने ये पहले यहाँ पे कह रखा है कि हमारे पास हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, लिहाजा H2 माइनस H1 दोनों सेम ही हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ये वाली टर्म मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। बाकी जो मेरे पास अब टर्म बच गई है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो रो जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1/2 रो की वैल्यू आपने पुट कर ली, वेलोसिटीज़ की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये प्रेशर डिफरेंस में निकल आता है। प्रॉब्लम नंबर 7 में कहता है कि आपके पास एक होज़ है और उसके आगे एक नोज़ल भी लगी हुई है। एक
वाटर जो है वो इस होज़ में से फ़्लो कर रहा है, तो जब वो होज़ में से गुज़र रहा होता है तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी है 1.96 मीटर पर सेकंड। होज़ में से जब वो नोज़ल में एंटर होता है तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। कहता है कि प्रेशर इन द होज़, लेट अस से कि होज़ का प्रेशर P1 है और नोज़ल का प्रेशर P2 है। तो कहता है कि आपके पास कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज़, यानी हमने जो है वो P1 फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन दैट के एब्सोल्यूट प्रेशर इन द नोज़ल, हमें नोज़ल का प्रेशर दे रखा है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सिंपल आपको आप होज़ में से बहने वाला जो वाटर है उसकी वेलोसिटी को V1 कंसीडर कर लें, नोज़ल में से बहने वाला जो फ्लूइड है उस वक्त उसकी वेलोसिटी को V2 कंसीडर कर लें। प्रेशर इन द नोज़ल हमें P2 दे रखा है और P1 हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ इन द होल्स। जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कि वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सॉल्यूशन में सिंपल हम आप जानते हैं कि यहाँ पे बर्नौलीज़ इक्वेशन लगेगी। बर्नौलीज़ इक्वेशन वही जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस की, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लेनी है क्या चीज़, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है हमने फॉर द वैल्यू P1। तो जस्ट P1 को यहाँ पे रखते हुए बाकी तमाम वैल्यूज़ को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि उसने क्या कहा है, एंड अज्यूमिंग द लेवल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो। लेवल यहाँ पे उसने मेंशन कर लिया कि वाटर जो है वो एक लेवल्ड सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा जैसे हमने पीछे कहा कि हाइट वाली जो टर्म्स है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगी, उनको आप कंसीडर ना करें क्योंकि हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल आप उसी तरह से देख सकते हैं, मैंने इक्वेशन में P1 को यहीं पे रखते हुए इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को उठा के इस इक्वेशन की जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। उसी तरह से 1/2 रो V वाली टर्म्स को एक साइड लिख लिया और रो जी H वाली टर्म्स को मैंने एक ही साथ लिख के इक्वेशन को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। P1 इज इक्वल्स टू P2, यहाँ से 1/2 रो कामन, अंदर मेरे पास वेलोसिटीज़ बच गई, प्लस यहाँ से रो जी कामन, अंदर मेरे पास हाइट बच गई। हाइट्स का डिफरेंस मेरे पास ज़ीरो था, जबकि बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके इसका जो प्रेशर है वो आ गया P1 विच इज़ 4.24 इंटू 10⁵ पास्कल आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो होप्स हो कि ये आपको बात क्लियर होगी। जबकि प्रॉब्लम नंबर 8 की बात कर ली जाए तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें जो डाटा है वो इनकम्प्लीट गिवन है, जस्ट उसने स्टेटमेंट दे दिया, हमें हाइट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द होल, इसमें से जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है वो होता है v इज इक्वल्स टू 2gh। अब हाइट की तो बात यहाँ पे नहीं की गई है, लिहाजा ये डाटा इनकम्प्लीट होने की वजह से आप इसको न्यूमेरिकली तो नहीं सॉल्व कर सकते, ताहम ये आपकी बुक में जो टॉरिसलिस थ्योरम है उसको आप यहाँ पे ताहम अगर इधर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो इसने स्टेटमेंट दी है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आई एम एज्यूमिंग कि यह आपने टेक्स्ट बुक में आर्टिकल्स पढ़ते हुए ये किया होगा, तो इसलिए हम फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहता है कि द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स of an oil from a narrow hole of a tank is 33.8 meter per second at the pressure 4.12 into 10 raised to power 5 Pascal. Calculate the density of oil. स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैसे मान लें कि आपके पास ये एक ऑयल का टैंक है, इस ऑयल के टैंक में यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो सुराख हो जाता है, तो यहाँ से जो ऑयल बाहर की जानिब लीक होता है, इसका जो ई फ्लक्स बाहर निकलता है उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 33 मीटर पर सेकेंड, 33.8 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर भी हमें दे रखा है 4.12 × 10⁵ पास्कल। तो कहता है हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। यहाँ से हमें रो यानी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है विच विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाय जी एच। अब देखें तो P प्रेशर भी हमें पता है, G की वैल्यू भी हमें पता है, हमें हाइट का जो है वो मालूम नहीं है कि ये हाइट, ये जो होल हुआ था ये कितनी हाइट पे हुआ था। लिहाजा सबसे पहले हम लोग जो है वो हाइट कैलकुलेट करेंगे। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स वाला फार्मूला v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gh। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh को रीअरेंज करके आप हाइट कैलकुलेट कर लें। उस हाइट को सिंपली हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ ऑयल आती है 721.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बुक वाले ने 0.721 लिखी है, तो आई डोंट नो कि उसने ये ऐसा क्यों लिखा है, जबकि डेंसिटी ऑफ ऑयल आपके पास
रेंज जो है वो उसकी तकरीबन 700 से शुरू होती है। 0.72 डेंसिटी, इतना कम डेंस आयल नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट, सॉरी, आपके पास प्रॉब्लम है कि इफ़ द स्पीड ऑफ एयर across the aeroplanes if the speed of air across the top and bottom of the small aeroplane wing is 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि आपके पास एक एरोप्लेन का जो विंग है उसके टॉप पे और उसके बॉटम पे जो आपको स्पीड्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं, लेटेस्ट से V1 आप कंसीडर कर लें कि ये इस पे जो है वो इसकी टॉप के ऊपर स्पीड है और बॉटम पे स्पीड है इसकी V2 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आई थिंक शायद प्रॉब्लम नंबर 6 में भी हमने जैसे प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट की है तो उसी पैटर्न के ऊपर है ये। अब देखें, चूँकि जो एरोप्लेन का विंग होता है तो वो बहुत पतला होता है, तो उसके ग्राउंड से आप अगर उसकी बॉटम तक की हाइट और उसके टॉप तक की हाइट देखें तो उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। लिहाजा यहाँ पे भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइट वाली टर्म्स हैं वो आपके पास क्या हैं, वो ज़ीरो कंसीडर की जाएंगी, यानी हाइट वाली टर्म्स बर्नौलीज़ इक्वेशन से आप ओमिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 6 का आई थिंक पार्ट 2 था, उसी पैटर्न के ऊपर चलते आएँ। तो आपने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल को जो है वो इस्तेमाल किया। इस इक्वेशन से आपने P1 माइनस P2 को सेपरेट आउट कर लिया, तो P1 माइनस P2, जस्ट P2 को इक्वेशन की राइट हैंड साइड से शिफ्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये दोनों टर्म्स 1/2 रो V1 स्क्वायर और रो GH1, इसको 1/1 उठा के इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। 1/2 और रो वाली टर्म्स, रो और V ये टर्म्स एक साथ लिख लें और रो GH वाली टर्म्स एक साथ लिख लें। 1/2 रो को कॉमन कर लें, अंदर आपके पास वेलोसिटीज़ बच जाएंगी, जबकि यहाँ से रो जी कॉमन कर लें तो अंदर आपके पास हाइट्स बच जाएंगी। तो हाइट वाली टर्म तो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो, बिकॉज H2 माइनस H1 में कोई डिफरेंस नहीं है, इनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम हाइट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो बाकी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस निकल आता है 332.5 पास्कल्स। तो होप्स हो कि ये असाइनमेंट भी आपको, सॉरी ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर होगा। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमसे कहता है कि एक एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून है। मेट्रोलॉजिकल बैलून वो बैलून जो कि वेदर फॉरकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कि इस एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून का जो वेट है वो है 80 न्यूटन। इसमें अगर आप 10 मीटर क्यूब हाइड्रोजन भर लें तो अपने वेट और इस हाइड्रोजन के अलावा वो मज़ीद कितना वेट कैरी करके लेके जा सकता है ऊपर, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में जब हम हाइड्रोजन भरते हैं तो ज़रा उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऊपर की जानिब मूव करना होता है। तो कहते हैं कि अपने वेट के अलावा वो मज़ीद कितना वेट कैरी कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस पूरी स्टेटमेंट को समझाता हूँ, इसको गौर से समझिएगा तब आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, हमारे पास जो बैलून है उसका वेट कितना है 80 न्यूटन। उसमें हमने क्या फ़िल कर ली, हाइड्रोजन। लेकिन कितनी हाइड्रोजन फ़िल की है वो बाय वॉल्यूम दे रखी है 10 मीटर क्यूब। अब इसमें जो हमने हाइड्रोजन फ़िल किया उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा ना, तो हम इसके वॉल्यूम से इसका वेट फाइंड आउट करेंगे फर्दर चल के। बात को गौर से समझिएगा। तो बैलून का अपना वेट है 80 न्यूटन, इसमें हमने हाइड्रोजन फ़िल कर ली, उसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। फर्दर आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी हैं, ये हमारे बाद में काम आने वाली चीज़ है, पहले आप प्रॉब्लम को समझ लें। हमारे पास है बैलून का वेट 80 न्यूटन, उसमें जो हाइड्रोजन फिल की है उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो आपसे मैं पूछूं कि ऊपर जाते हुए वो मज़ीद कितना वेट कैरी कर सकता है, तो आप ये कहेंगे कि सर ऊपर जा रहा है तो चूँकि ये इसके ऊपर बॉयंट फोर्स भी लगेगी, तो बॉयंट फोर्स तो ऊपर की जानिब लग रही होगी, तो दोनों वेट्स लग रहे हैं नीचे की जानिब। तो अगर हम बॉयंट फोर्स में से जो बैलून का वेट है वो माइनस कर लें और जितनी हमने हाइड्रोजन भरी है अगर वो वाला वेट माइनस कर लें तो पीछे जो बाकी बचता है तो ज़ाहिर है इतना ये मज़ीद वेट होगा जो कि ये कैरी करके लेके जा सकता है। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल यही काम हमने करना है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है कि आपने इसके ऊपर लगने वाली बॉयंट फोर्स कितनी है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, एयर से मूव करेगा, तो इस पर लगने वाली बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होगी, जितनी एयर को ये डिस्प्लेस करेगा यही हमारे पास बॉयंट फोर्स होगी बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विच इज़ रो जी वी, डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बैलून। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना, हमने उस बैलून का वॉल्यूम यूज़ किया है 10 मीटर क्यूब। वैल्यूज़ पुट कर लें, ये आपके पास आ जाती है इस पर लगने वाली बॉयंट फोर्स। इसी तरह से अब हम वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे इस तरह से कि
कितनी है हाइड्रोजन की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कितनी है इसके ऊपर जी, और कितनी हमने कितने वॉल्यूम में ये हाइड्रोजन फिल करके रखी थी। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 0.09 9.8 और 10 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाता है जो वेट ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके वॉल्यूम से हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, इसका वेट फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, अब हमने ये बताना है कि कितना वो मैक्सिमम लिफ्ट कर सकता है मज़ीद। तो सर कितना वो मज़ीद कर सकता है, जितनी उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लग रही है ऊपर की जानिब माइनस उसका अपना वेट, सॉरी जो हाइड्रोजन का वेट वो कितना है इस बॉयंट फोर्स में से, वो आप माइनस कर लें, और ये भी साथ माइनस कर लें कि बैलून का अपना वेट कितना है। तो पीछे जो बच जाएगा तो 127.4 जो कि बॉयंट फोर्स आई थी हमारे पास पीछे, माइनस हाइड्रोजन का वेट 8.82 माइनस इसका अपना वेट था 80 न्यूटन, पीछे आपके पास बच जाता है 38.58 न्यूटन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 39 न्यूटन। या वैल्यूज़ ऑफ जी को अगर आप 10 सब्सिट्यूट कर दें तो आपके पास बुक वाला आंसर 40 के करीब ही ये आ जाता है। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप देखें 80 और 8 + 8 2, इसको अगर आप आपस में ऐड कर लें ना, तो ये आपके पास कितना आंसर आता है